आइए समझते हैं आज एक बहुत ही स्पेशल थ्योरम और बहुत ही स्पेशल कंडीशन एक जिसको अपन कहते हैं व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। और 1843 में चार्ल्स व्हीटस्टोन ने किरचॉफ में से इस थ्योरम को बाहर निकाला। उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ ऑब्ज़र्व करी और उसके बेसिस पे उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि अगर कोई ऐसा सेटअप तैयार किया जाए जिसमें 4 रजिस्टर्स हों, जिसमें 3 हमें पता हो, चौथा ना पता हो, तो आप फटाफट उस चौथे को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल 3। तो इसी सेटअप को अपन कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 4 रजिस्टर्स होते हैं। अब आया तो ये व्हीटस्टोन से ही, लेकिन उनका कमाल का ऑब्जर्वेशन था, और जो ऑब्जर्वेशन हमारी लाइफ को काफ़ी इजी करता है। इससे हमने एक डिवाइस भी डिज़ाइन किया हुआ है, मीटर ब्रिज जिसे कहते हैं। और 12th में एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है जो कि एक क्या है, लगभग 3 प्रैक्टिकल्स इसके ऊपर एसोसिएट होते हैं। और मीटर ब्रिज काफ़ी इम्पोर्टेंट डिवाइस है हमारे लैब के लिए और हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए, प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि व्हीटस्टोन ने क्या ऑब्जर्व करा। वैसे सेटअप बहुत ही ईजी है। 4 रजिस्टर्स का मतलब कुछ ऐसा दिखने वाला, ज़रूरी नहीं है कि उन चारों की शक्ल ऐसे ही हो जैसे इसमें बनाई गई है। इस अलग तरीके से भी हो सकती हैं, और भी तरीके हैं इसको, लेकिन मैंने मान लिया कि 4 तरीके हैं। मैं इसको एक और तरीके से बता देता हूँ सो दैट कि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए इसको एक और तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ शॉर्ट में, तो आप इसको समझ लेंगे। अब देखिए ये सेम सेटअप है, चाहे आप इस फॉर्म में करें चाहे आप इस फॉर्म में। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है कि मैंने भी 5वां रजिस्टर नहीं लगाया। यहाँ कोई 5वां रजिस्टर चाहो तो लगा दो, या फिर गैल्वेनोमीटर लगा दो। सिमिलर वे में आप यहाँ रजिस्टर लगा दीजिए या गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। ये दोनों कन्फिग्रेशन सेम है, बस डिज़ाइन का डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल कहानी सेम है। इसको मैंने मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R और इसको मान लिया S। ऐसा समझ लीजिए PQRS, या फिर थोड़ा सा और इजी रहेगा इसको ऐसे लगे लाइन्स चलिए PQ और यहाँ आ गया R, ताकि आपके लिए भी थोड़ा सा इजी हो इसको समझ पाना। PQRS, तो मैंने यहाँ ऐसा कैसे बनाना है, PQR और S लूप बनी ऐसे, बार बार P पे गए, फिर गैल्वेनोमीटर वाली टर्निंग आई, फिर Q, और Q से यहाँ एंड पे आ गए, जहाँ ये एंड है, यहाँ एंड है, और एंड से फिर अगर मैं वापस आऊँ तो मैं R से इंटरफेस करूँगा। यहाँ एक टर्मिनल आऊँगा, टर्मिनल के ऊपर गैल्वेनोमीटर आके कनेक्ट हुआ रखा है, और फिर जब वापस आऊँगा तो S। ये ऐसे लूप बना। खैर लूप की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि करंट यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ से गई, यहाँ से गई। इस कन्फिग्रेशन में एक प्रॉब्लम है, हालांकि इसकी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है, कि इसमें अगर यहाँ कोई रजिस्टर लगा है या कोई डिवाइस लगी है तो ये बड़ी कन्फ्यूजन है कि अगर करंट इन 2 रास्तों से जाती है तो कहाँ से जाएगी। क्या ये इसके सीरीज़ होगा, ऐसे जाएगी, या फिर ये करंट यहाँ से जाके ऐसे जाएगी, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो किरचॉफ का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट पास नहीं करता। एक ऐसी सिचुएशन आती है, मान लिया इसमें से मैंने करंट पास जो हो रही है उसको मैंने रख दी IG, गैल्वेनोमीटर जो करंट के फ्लो को मेज़र करता है। तो जब सिचुएशन वो आएगी कि व्हेन IG इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब इस IG में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, उस वक्त की कंडीशन क्या होगी कि उस वक्त दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी P/Q इज इक्वल्स टू S/R। ये सिचुएशन बनती है। मैं फिर से लिख दूँ P/Q इज इक्वल्स टू S/R, P/Q इज इक्वल्स टू S/R। या फिर अगर मैं इस S को इधर ले जाऊँ और Q को इधर ले जाऊँ तो इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है P/S इज इक्वल्स टू Q/R। दोनों बातें हैं इसमें, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चाहे दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई दिस कहो, या फिर दिस डिवाइडेड बाई दिस। अगर मैं इसको मान लूँ R1, इसको मान लूँ R2, इसको मान लूँ R3, इसको मान लूँ R4, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाई R4। अगर आप लाइन से चल रहे हो R1, R2, R3, R4, तो यही R4/R3 हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आप समझ गए। ऊपर ऊपर का डिवाइड अब बराबर होगा नीचे नीचे का डिवाइड, ऐसे समझे, या लेफ्ट का डिवाइड बराबर होगा राइट के डिवाइड में, इसको ऐसे याद रखें। अब आप सोचिए, जब आपके पास ये रिलेशन पहले से ही पता है कि P/Q इज इक्वल्स टू S/R, तो और दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है, तो अगर P पता है, Q पता है, S पता है, तो R बड़े आराम से निकल जाएगा। यानी कोई सा भी 3 पता हो तो चौथा बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। कब?
कब ये रिलेशन कब ट्रू होगा, व्हेन आई जी इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जब इस बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होने लग जाए, इस सिचुएशन में इस ब्रिज को कहेंगे, ये जो ब्रिज, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो सर्किट बनी है, इसको कहेंगे बैलेंस स्टेट, जिसमें कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और जब ये सिचुएशन आएगी, यानी बैलेंस की सिचुएशन आएगी, उस समय इनकी डिवीजन रेशियो इक्वल होंगे। चाहे ऐसे समझ लीजिए कि जब ऐसे सिचुएशन आएगी, यहाँ कोई भी रजिस्टर लगा हुआ हो तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, आप इसको कट कर सकते हैं। जब आप सर्किट सिंप्लीफिकेशन करते हो तो वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर देख करके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे करें। तो जब आप सिंप्लीफाई, आप देखिए अगर मान लीजिए चारों इक्वलेंट हैं, आइडेंटिकल हैं, 5/5 5/5 इक्वल हो गए तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, या 2/4 4/8 तो 1/2 का ही आ जाएगा रेशियो, तब भी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको हटा दीजिए, फिर ये सीरीज़ और सर्किट सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो गई। तो बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन में व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज का कंडीशन आता है, तो ये प्रूव होता है। अब आइए ये समझते हैं कि किरचॉफ ने ऑब्जर्व कैसे किया इस चीज़ को, कैसे सिचुएशन ये आई, कैसे गैल्वेनोमीटर लगा के देखा। तो पहले इसको किरचॉफ से प्रूफ करते हैं, उसके बाद कंक्लूज़न तो हमें समझ आ ही चुका है, तो एक बार प्रूफ कर लेते हैं तो इस पर क्लियरिटी आ जाएगी। अब जरा इस सेटअप को देखिए, यहाँ मैंने PQRS मतलब SR एक ही बात है, यहाँ बनाया हुआ RS, PQ और RS, और यहाँ से मैंने मान लिया कि I करंट आ रही है और वो I करंट यहाँ से आकर के I1 और I2 दो में डिस्ट्रीब्यूट हुई। जब यहाँ आई तो मैंने, आपको पता है किरचॉफ के सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन मान लेते हैं, तो जैसे मैंने मान लिया कि शुरू में ये अनबैलेंस था, बाद में बैलेंस की कंडीशन इसी में से अचीव करेंगे। तो शुरू में कुछ करंट IG यहाँ चला गया, गैल्वेनोमीटर से करंट IG पास कर गया, तो I1 में से जब IG इधर जाएगा तो बचेगा क्या, I1 माइनस IG, वो इस लाइन से पहुँचेगी यहाँ। अच्छा, इधर से I2 आ रही थी, इधर से IG आ रही थी, दोनों मिले, इस पर मिक्स हुए और मिक्स होकर के यहाँ से I2 प्लस IG चले गए इस वाली लाइन में। तो आप पूरा का पूरा सेटअप समझ गए। अब मुझे किरचॉफ लगाना है, तो मैं किसी एक लूप से, मान लिया इस लूप में मैं क्लॉकवाइज चल के लगा लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि फ्रॉम लूप, और ये लूप कौन सा चलता हूँ, MN, मैंने मान लिया MNOP, ये 4 पॉइंट्स मान लिए। तो अब मैं अगर पहले लूप में चलूँ MNPM, तो पहले मैं MN और P और वापस M पे चलूँ, तो इस लूप में से मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। I1 के डायरेक्शन में ये रेजिस्टेंस P आ रहा है, तो आप जानते हैं, और करंट की डायरेक्शन में जाना, जैसा मैंने कन्वेंशन मान रखा है शुरू से कि मैं करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग किसी रजिस्टर से क्रॉस करता हूं तो मैं मानता हूं कि मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो मैं ड्रॉप पोटेंशियल को माइनस में लेता हूं। तो ऐसा आप डोंट नो क्या ले रहे हैं, पर अगर यही ले रहे हैं, माइनस ही ले रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। सपोज़ मैंने माइनस लिया तो I1 टाइम्स ऑफ P, ये माइनस में आ गया। फिर यहाँ आया, मैंने मान लिया गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G है, ऐसा मैंने माना है। तो अब इसकी जो ड्रॉप होगी, यहाँ भी करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग जाना, तो माइनस में जाना, ये हो जाएगा IG कैपिटल G, ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हो गई। और यहाँ से मुझे उल्टा जाना है, करंट की सपोज डायरेक्शन इधर है और मैं उसको उल्टा जाऊँगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस I2 टाइम्स ऑफ R, I2 टाइम्स ऑफ R विल बी इक्वल टू 0। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट लूप अच्छे से समझ आया कि I1 टाइम्स ऑफ P, IG टाइम्स ऑफ G प्लस I2 इंटू R इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो रिलेशन नंबर 1 हमारे पास आ गया। अब जरा सेकेंड लूप समझते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज चल लेते हैं किसी भी एक सिचुएशन से। तो अब जो लूप लेना है वो लेना है हमारे को फ्रॉम लूप। अब जो लूप अपन लेंगे वो लेंगे यहाँ से, किसी एक पोजीशन से चलते हैं NOPN, तो चले NOPN से। अगर ऐसा करेंगे, मान लिए N से चलिए करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो आपने लिखा I1 माइनस IG और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है Q, ऐसा मान लिया। फिर यहाँ से वापस आए, अब यहाँ से आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, S रेजिस्टेंस है और इसमें जो करंट आ रही है I2 प्लस IG जा रही है, तो प्लस में ले लेते हैं I2 प्लस IG और टाइम्स ऑफ कितना है S, ये इसका पोटेंशियल हो जाएगा I इंटू R, और प्लस में होगा क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं। यहाँ भी आप अपोजिट जा रहे हैं, यानी प्लस IG इंटू G इस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये आ गई रिलेशन नंबर 2। आप इन दोनों रिलेशंस को देखिए, ये फर्स्ट रिलेशन और ये सेकेंड रिलेशन। अब इन दोनों रिलेशंस में हमें एक छोटी सी बात ये सोचनी है कि अब किरचॉफ लगा दिया, अब अगर ये IG 0 है, अब अगर IG 0 है, इफ़ IG इज इक्वल्स टू 0 ऐसा मान लिया, तो फर्स्ट रिलेशन देखिए क्या हो जाएगा।
IG 0, तो ये पूरा स्टेटमेंट 0 हुआ। अगर ये पूरा स्टेटमेंट 0 हुआ और ये स्टेटमेंट माइनस में है, ये प्लस में, अगर उस साइड जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 1 को कैसे लिखना है ये देखिए, इसका मतलब I1P ठीक बराबर हो जाएगा I2R के। ये रिलेशन नंबर 3 मान लेते हैं कि क्योंकि ये तो 0 ही होगा, ये माइनस इधर आया तो प्लस में आ गया, एक तरफ प्लस में और एक तरफ ये प्लस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है I2R। सो आप समझ गए कि I1P ठीक बराबर हो गया I2R के। ये सिचुएशन कब आएगी? जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछूं कि इक्वेशन नंबर 2 को कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ देखिए IG 0 है तो बचेगा I1Q, यानी यहाँ क्या बचेगा I1Q प्लस ये 0 हो गया। आप देखिए ज़रा यहाँ से IG 0, तो यहाँ से I2S आ जाएगा, यानी कि प्लस I2S। ध्यान से देखिए, और ये पूरा टर्म क्या हुआ? 0 आ गया। अब इसमें एक छोटी सी गड़बड़ी हमने करी थी फर्स्ट स्टेटमेंट में। देखिए अगर ये हम अलोंग जा रहे थे इसके, यानी कि n से शुरू किया था और ये डायरेक्शन के अलोंग जाना था, तो ये पूरी वैल्यू माइनस में आती। यहाँ अपोजिट जा रहे थे तो ये प्लस था, और यहाँ भी अपोजिट जा रहे थे तो ये प्लस था, लेकिन ये वैल्यू कैसी थी? माइनस में थी। तो खैर ये वाली बात आपको समझ आ गई कि माइनस आ गया, इसको हमने मान लिया। इसमें से IG हटाई दिया तो ये पूरी वैल्यू माइनस में आ गई, और प्लस I2S, और ये पूरा तो 0 हो ही गया क्योंकि IG की वैल्यू 0 है, यानी इज इक्वल्स टू 0। यानी अगर मैं चाहूँ तो इस माइनस को दूसरी साइड ले जाऊँ तो यही सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा, जिसको पहले लिख सकते हैं I1Q एक तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू I2 टाइम्स ऑफ S। अब जरा आप इन दोनों स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से, ये 3rd नंबर हो गया और ये 4th नंबर वाली इक्वेशन आ गई। I1P, I2P, I1Q। अगर मैं 3rd इक्वेशन को 4th इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, आप खुद देखिए, अगर 3rd इक्वेशन 4th इक्वेशन से डिवाइड हो गई तो I1 से I1 कटा तो बचा क्या? P/Q। राइट साइड I2 से I2 कट गया क्योंकि डिवाइड हो गया, तो बचा क्या? R/S। आप देखिए P/Q इज इक्वल्स टू R/S। क्या वही स्टेटमेंट आ गया? लेकिन ये स्टेटमेंट कब आया? जब मैंने 3rd इक्वेशन को डिवाइड किया किस इक्वेशन से? 4th इक्वेशन से। जैसे ही मैंने 3rd इक्वेशन को 4th इक्वेशन से डिवाइड करा तो आपने समझ लिया कि ये एक्सप्रेशन निकल के आई, जिसको आपने ईजिली समझ लिया कि 3rd से 4th को डिवाइड करने के बाद P/Q R/S के एग्जैक्टली इक्विवेलेंट आ गया। तो आई होप कि ये बहुत ईजी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ मैंने एक लूप बनाया, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे सामने, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन में IG की 0 पुट करके रिलेशन नंबर ये आया, इसमें से IG 0 हटा दिया तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, और फिर इसमें से ये टर्म 0 कर दिया और ये IG और IZ भी 0 कर दी, तो I1Q माइनस में प्लस I2S इज इक्वल्स टू 0, राइट साइड गया तो प्लस में, और फिर मैंने इससे इसको डिवाइड कर दी, इक्वल वैल्यूज़ होने से कटा और वापस वही टर्म आ गया। जिस R को इधर ले आके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि P/R इज इक्वल्स टू Q/S। सो आई होप कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का लिंक तो समझ आया ही, साथ में उसका प्रूफ भी समझ आया अच्छे से कि ये प्रूफ कैसे हुआ है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है। 4 अलग अलग रजिस्टर्स यानी P/Q/R में से कोई सा भी 3 पता हो तो चौथा निकाला जा सकता है। इसका एक मेजर एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले चूँकि व्हीटस्टोन की डिस्कशन हो रही है, तो कैसे समझें कि अगर ये कंडीशन नहीं आती, मान लिया बैलेंस्ड कंडीशन नहीं आती, तो कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। जब मैं आपको किरचॉफ पढ़ा रहा था उस वक्त अनबैलेंस्ड ब्रिज के भी का एक न्यूमेरिकल करवा रखा है मैंने, तब तो आप नॉर्मल किरचॉफ लगाएंगे। लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई करना है जब बीच में से कोई करंट ना जा रहा हो, यानी P/Q एग्जैक्टली इक्वल्स टू R/S के। अब सो आई होप कि आपको समझ आया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और उसकी कंडीशंस के बारे में आपने अच्छे से समझा। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसकी सेंसिटिविटी के ऊपर, क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है समझने में, अगर डिटेल में समझा जाए तो कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स वहाँ निकलेंगे जिसकी चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में या सेंसिटिविटी वाले वीडियो में। और एक वीडियो मैं और भी बनाऊंगा जिसमें मैं अनबैलेंस ब्रिज को और अच्छे से कुछ सिंपल टेक्निक आपके साथ डिस्कस करूँगा, जैसे कि स्टार डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, और उससे सर्किट्स को अनबैलेंस ब्रिज को कैसे सिंप्लीफाई करें। तो आप व्हीटस्टोन की प्रैक्टिस करें
और अच्छे से इनकी न्यूमेरिकल्स को देखें। और इसके बाद इसके अगले एप्लीकेशन की चर्चा मैं करने वाला हूँ जिसको कहते हैं मीटर ब्रिज। चलिए, थैंक यू।